ठीक, तो इसके लिए उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको वन बाय वन सारे डिस्क्राइब करूंगा, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, ये नोटेड भी रहेगा और ये पूरा आपके पास पहुंच भी जाएगा। इसको आपको अपनी डे टू डे लाइफ में खुद भी करना है, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, जिनको आप पढ़ाते हैं, जिनको आप खिलाते हैं, वहां पर भी आपको इस लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए प्रेरित करना है उनको। ओके, तो फर्स्ट वन इज, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल में, वी मस्ट मूव ऑन टू प्लांट बेस्ड एंड ट्रेडिशनल डाइट। मतलब हमारा जो रुझान है वो हमारी प्लांट बेस्ड, जो प्रकृति से जो हमें मिल रहा है, जो पेड़ पौधों से जो मिल रहा है, ट्रेडिशनल डाइट मिल रही है, हमें उस पर ज्यादा डिपेंड करना है, ना कि अपनी आर्टिफिशियल डाइट पे जो आज की डेट में जंक फूड एंड ऑल चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला है, प्रमोट द कंजप्शन ऑफ मिलेट्स, इंडिजिनियस हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। मतलब हमारी जितने जो हमारी खेती बाड़ी में जितनी हमारी वो निकलती हैं फसलें, ज्वार बाजरा गेहूं चावल, ठीक है, उसके अलावा जितने हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और मेडिसिनल प्लांट्स है, तुलसी है, इस तरह के जो चीजें हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, हम हर किसी के बारे में जान सकते हैं। आज की डेट में आप भी गूगल कर सकते हैं हर चीज की, हर जो हर्ब्स है उसके बेनिफिट्स के बारे में जान सकते हैं। हमें इनको कंज्यूम करना है। आपने देखा होगा घर में अगर आपको पेट भी खराब हो जाता है तो पुराने लोग इसी बात को कहते हैं कि आप रेदर देन टेकिंग अ मेडिसिन, आप जीरा, काला नमक, इसका जो वो बना करके ले लीजिए, उससे आपके गैस अच्छे से ठीक हो जाएगी, पेट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमें ज्यादा प्रमोट करनी है, अपने लिए भी और अपने फैमिली में भी। देन एनकरेज नेचुरल लोकल एंड प्लांट बेस्ड फूड चॉइसेस। जो आपकी प्लांट बेस्ड फूड है उनको आपको ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स और अपने जितने आपकी डाइट में शामिल करिए, फाइबर मिलता है उससे, आपका वाटर बैलेंस बना रहता है, तो उस चीज को करिए रेदर देन गोइंग फॉर जंक फूड। ओके, इट हेल्प्स इन इंप्रूव पर्सनल इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन। आपकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इससे ज्यादा अच्छी मिल पाएगी। जो आप अनवांटेड फैट वगैरह खा रहे हैं, जैसे हम अभी डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, आपको नेचुरल डाइट मिलेगी, उससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। ओके, रिड्यूस द मास मीट प्रोडक्शन। जानवरों को मार करके खाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मास मीट प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है आपको। उस तरफ ना जाते हुए आपको नेचुरल डाइट, जो आपको देखो, इंसान को जो बनाया गया है वो हर्बीवोरस बनाया गया है, उनको प्लांट बेस्ड फूड पे ही डिपेंडेंट बनाया गया है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन डाइट के ऊपर जाएं रेदर देन मीट प्रोडक्शन, क्योंकि आपके स्वाद के आपकी वजह से जाने कितने जानवर मारे जाते हैं, तो उस चीज को बंद करना है। दूसरा, लोअर्स वाटर यूजेज एसोसिएटेड विद लार्ज स्केल मीट प्रोडक्शन। जो फालतू वाटर यूज होता है मीट प्रोडक्शन में, और जो जितनी फैक्ट्रीज और लगी हुई हैं, उसको भी आप करके अपने वाटर सेव भी कर सकते हैं। इसलिए उस तरफ ना जाते हुए नेचुरल डाइट, जो अपनी वेजिटेरियन डाइट है, उसकी तरफ मूव करें। इससे देखिए फायदे क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड आयुर्वेद, अपनी आयुर्वेद की तरफ मूव करें। जितने आपके हर्ब्स वगैरह हैं, जो वेजिटेबल्स है, जिनसे कि आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेडिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको रेदर देन मेडिसिन आप आयुर्वेदिक उससे आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप घर में ही हमारे इतने सारे नुस्खे होते हैं जो आपकी दादी नानी सब बताते हैं, आप उनको यूज करें। ठीक, दूसरा, प्रमोट द यूज ऑफ नेचुरल रेमेडीज फॉर कॉमन एलिमेंट्स। आपको कॉमन क्या, बुखार आएगा, आपको पेट में दर्द होगा, जुकाम खांसी होगा, इन सब के लिए आपकी कॉमन रेमेडीज जो घर के अंदर अवेलेबल है उनको, जैसे आपको बताया गया ना कि अदरक और शहद मिला लीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम भूलते जा रहे हैं, हम बस क्या करते हैं, तुरंत एक गोली ली और से ठीक हो गए, पर ये लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमें नेचुरल रेमेडीज के ऊपर जाना है, जो हमारे दादी नानी, जो पुराने बुजुर्ग बताते थे, आज भी वो कारगर हैं, और उनको लीजिए। ठीक है, चना गुड़ खाते थे, सब चीजें वही चीज हमें करनी है। देन सपोर्ट होलिस्टिक हेल्थ एंड ओवर वेलबींग। अपनी टोटल ओवरऑल हेल्थ और ओवर वेलबींग पे डिपेंड रहना है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल हैवी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। जितने ज्यादा ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस हो रहे हैं आज, उनके ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ते हुए हमें अपने नेचुरल जो तरीके हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होना है। अलायंस हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस विद नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब आपको अपने नेचर के साथ जुड़ते हुए अपनी हेल्थ को अच्छा मूवमेंट है। और दूसरा क्या है, आपको जो नेचुरल अपने जो मूवमेंट है, जैसे वॉकिंग करनी है, सवेरे उठ के साइकिलिंग करनी है, योग आसन करने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने हैं। ठीक है, ज्यादा बार बार गाड़ियां अपनी नहीं निकालें जिससे कि पॉल्यूशन फैले और आपका खुद की हेल्थ खराब हो। जो छोटा मोटा डिस्टेंस है आप वॉकिंग से साइकिलिंग से कवर करें, ये आप कर सकते हैं। इससे आपकी डेली की लाइफ स्टाइल भी ठीक होगी, आपका कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी हेल्थ भी ठीक होगी। तो ये सब जो फिटनेस के तरीके हैं ये आपको अपनाने हैं। ठीक है,
तो दिस ऑल विद दिस एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, आप ये सारी चीजें आपको आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी, आपको ये खुद भी अपनानी है और अपने अंतर्गत जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सबको ये कन्वे करना है कि आपको ये हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। ओके, थैंक यू फॉर दिस। नाउ we'll start our class. Just give me 2 minutes. Okay, then we'll start our class. स्टॉप शेयर कर दीजिए, तब आप हमें शेयर कीजिए। Recording stopped. Okay, listen. Age and sex difference and performance. Somebody was asking कि सर it is out of the syllabus. तो आप अपना सिलेबस अगर आपको मिल गया है तो 1.6 जो कॉलम है आपका, आप उसको उठा करके देखिए। और कल शायद आपने कोऑर्डिनेटर सर को भी बोला है कि सर आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ओके, तो लिसन, नथिंग इज आउट ऑफ द सिलेबस। और मैंने आपको जो बोला है कि जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी हैं, जो आपकी क्वेरी थी, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की आपकी कल क्वेरी थी, तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो एक लाइव क्लास आपके लिए होगी और उसमें हम सारा चीज कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फिनिश ऑफ द सिलेबस, जो आपको सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, वो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपकी लाइव क्लास में उसको कवर कर लिया जाएगा। ओके, डन। तो फिजियोलॉजी हमारा खत्म हो गया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की फर्स्ट जो टॉपिक था दैट हैज बीन कवर्ड बाय अनदर सर। ओके, तो द सेकंड टॉपिक इज कॉग्निटिव प्रोसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेस है, आपको केवल अपने शरीर के साथ काम नहीं करना है स्पोर्ट्स के अंदर, आपका माइंड कितना अच्छा काम करता है, आप कितना स्टेबिलिटी के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना? अभी आपने स्कोप में सर ने बताया होगा कि क्यों साइकोलॉजी को पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, क्यों जरूरी है। क्लियर? दो टीमें हैं, दोनों टीमों के मेंबर्स की इक्वल फिजिकल एबिलिटीज हैं, दोनों की इक्वल स्किल कैलिबर है, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट मोमेंट पे एक टीम हार जाती है, एक टीम जीत जाती है। क्यों? दूसरी टीम प्रेशर को झेल नहीं पाई, उसका माइंडसेट ऐसा नहीं था, इमोशनली स्टेबल नहीं थी, कभी अग्रेशन में आ गई, कभी एंजाइटी में आ गई, डर में आ गई, इस वजह से वो हार गई, दूसरा वाला जीत गया। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक बहुत मेजर रोल अदा करता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से। कोई भी ऐसी इंटरनेशनल टीम इंडिया की नहीं जाती है या किसी भी देश की जिसके साथ में एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ना जाता हो। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एक परमानेंट पोस्ट बन चुकी है हर टीम के साथ में। उसका मेन पर्पज ही यही है कि अपने प्लेयर्स की मेंटल एस्पेक्ट को सही रखना, स्टेबल रखना, जिससे कि वो पूरा ध्यान अपना परफॉर्मेंस पे दे पाए, कहीं और उसकी डिस्टरबेंस ना हो। ओके, टू कीप द प्लेयर्स मेंटली इमोशनली स्टेबल। ठीक, अब इसी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक आता है कॉग्निटिव प्रोसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है कि आप देखिए कि आप कोई भी चीज को पहले ग्रहण करते हैं, इसको हम सेंस कहते हैं। ठीक है, सेंस मतलब कोई भी चीज आपने देखी, सुनी, टेस्ट करी,
ठीक है, ये 5 सेंसेस होते हैं हमारे। 5 सेंसेस जो बोले गए हैं ना, उसमें विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, तो ये 5 तरह के सेंसेस हैं जिससे कि हमें इनपुट मिलता है, स्टिमुलस मिलता है हमारे ब्रेन को एक एक्ट करने के लिए। स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस का मतलब है कि आप इसको करंट कह सकते हैं या सिग्नल कह सकते हैं। तो आपको 5 सेंसेस के द्वारा, हम स्पोर्ट्स में बेसिकली 3 सेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि स्मेल और टेस्ट, टच से, सॉरी, टेस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम या तो अपोनेंट को देखेंगे, ठीक है, रिंग को देखेंगे, गोल पोस्ट को देखेंगे, फुटबॉल को देखेंगे, बास्केटबॉल को देखेंगे, तो सबसे पहला सेंस हमारा काम करता है विजन का। सेकंड, हियरिंग का, आपको आपका प्लेयर आवाज मार रहा है, कोच आवाज दे रहा है, या डिफेंसिव प्लेयर की कोई आवाज आ रही है, या आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको गन शॉट की आवाज आ रही है जिसपे आपकी एकदम से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारा हियरिंग सेंस। ठीक है, और तीसरा सेंस जो है दैट इज टच सेंस। आपको टच होता है, उसके बाद फिर आपको हिले। फॉर एग्जाम्पल खो खो, खो खो के अंदर आप टच होता है तभी तो आप उठते हैं ना, खो दिया जाता है, तो दैट इज योर टच। तो ये 3 बेसिक सेंस हैं जो आपके मेनली स्पोर्ट्स में काम आते हैं। बाकी स्मेल और जो दूसरा आपका टेस्ट है, इसका हमारे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में ज्यादा रोल नहीं है। तो ये 5 सेंसेस हैं जिनके द्वारा हमें स्टिमुलस मिलता है या सिग्नल्स मिलते हैं। अब देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन आपको दिख रही है, इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द ब्रेन, मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपको इनपुट मिला स्टिमुलस। ये कॉग्निटिव प्रोसेस क्या करता है, जो भी आपको सिग्नल्स या स्टिमुलस मिलते हैं उनको प्रोसेस करता है और उसके हिसाब से आप काम करते हैं। पहला स्टेप है स्टिमुलस और इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ द ब्रेन, और थर्ड वन इज रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, आपको स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस के आधार पे आपकी ब्रेन प्रोसेस करेगी कि ये क्या है क्या नहीं, आपके पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सामने मेरे प्लेयर ने पास किया, तो मेरी आंखों ने देखा कि वो पास कर रहा है, ठीक, बॉल मेरी तरफ आ रही है, फिर मेरी ब्रेन प्रोसेस करेगी कि वो कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी हाइट से आ रही है, कितना बड़ा उसका साइज है बॉल का, मुझे कितने हाथ फैलाने हैं, क्लियर, जंप करनी है या खड़े होकर के बॉल मेरे पास आ जाएगी। ये सारा प्रोसेस हुआ ब्रेन के अंदर, और अकॉर्डिंगली ओके, कैन यू हियर मी? ओके, डन। थोड़ी देर के लिए नेट चला गया था। ओके, नाउ अगेन अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, लुक, डन। ठीक, तो इतना आप समझ लीजिए, कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब है कि आपके ब्रेन में जो भी स्टिमुलस या जो भी सिग्नल्स मिले उसको आपने प्रोसेस करके और जो एक्टिविटी परफॉर्म करी, उस पूरे को हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। अब आपने एक बार परफॉर्म करी, 2 बार परफॉर्म करी, फिर वो आपकी मेमोरी में बन जाएगी। तो देखिए, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, थिंकिंग, एंटिसिपेशन, ये जितने भी प्रोसेस आप पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर ही आती है। ठीक है, अब देखिए इसमें है ना, ये 4 मेन है, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन और कंसंट्रेशन। ठीक, कॉग्निटिव प्रोसेस के ये 4 मेन प्रोसेस है, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन और कंसंट्रेशन। सेंसेशन का मैंने अभी आपको बताया कि 5 तरह के सेंसेस हैं, जिसमें कि 3 मेन जो हमारे स्पोर्ट्स में काम आते हैं। क्लियर? परसेप्शन का मतलब है उस पूरे जो सेंस आपको आए
उसको फिर प्रोसेस करना, उसको समझना, ठीक। और उसके लिए देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज अटेंशन और सेकंड वन इज कंसंट्रेशन। अब जो अटेंशन है, अटेंशन इज अ प्रोसेस इन विच वी फोकस अवर कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस और इवेंट। आप किसी भी चीज की तरफ अगर ध्यान देते हैं, ठीक है, वो कहलाती है अटेंशन। क्लियर? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, क्लियर? तो दिस इज योर अटेंशन। लेकिन अटेंशन वेरी कर सकती है। आप अभी मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, घर में पीछे से आपके किसी भी फैमिली मेंबर की आवाज आ रही होगी तो आप उधर भी ध्यान दे दोगे एकदम से। तो अटेंशन वेरी करगी। आप मेरी जगह, मेरी आवाज की जगह किसी और दूसरी तरफ अटेंशन करने लगे। मैं आपको इसका एग्जांपल गेम से देता हूं। प्लेयर कोच की तरफ अटेंशन देकर के बैठा हुआ है कि कोच ने जो बोला मुझे वैसा करना है। मीनवाइल जो ऑडियंस में बैठे थे, ऑडियंस ने कुछ और बोला, प्लेयर ने अपना अटेंशन उधर डेविएट कर दिया। ठीक है, उसका अटेंशन मान लो अपने बॉल के ऊपर था, कि सामने से जो बॉल आ रही है उसके ऊपर उसका अटेंशन था। मीनवाइल एक जोर की आवाज आई वहां से, ऑडियंस से, उन्होंने कुछ स्लैजिंग करी, कुछ बोला, और उसकी अटेंशन वहां डेविएट हो गई। तो परफॉर्मेंस बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? बिगड़ेगी ना, क्योंकि जहां उसकी अटेंशन होनी चाहिए थी वहां से डेविएट हो गई। तो ये जो अटेंशन है ये हर जगह डेविएट होती है। ये थोड़ी देर के लिए है, अभी यहां है, उससे दूसरी कोई अच्छी चीज आपको दिख गई तो आपने वहां पर अटेंशन कर ली, उससे ज्यादा तेज आवाज कोई सुनाई दे गई तो वहां पर आपकी अटेंशन चली गई। अब इसी अटेंशन को आप समझने की कोशिश करना, इसी अटेंशन को अगर मैं जबरदस्ती जोर लगा के पूरे अपने अटेंशन को एक जगह फोकस कर दूंगा, एक ही जगह फोकस कर दूंगा, तो वो बन जाता है कंसंट्रेशन। आगे डिफरेंस समझ में? अटेंशन टाइम बीइंग की थी, थोड़ी देर के लिए आपने वहां पे अटेंशन पे करी और वहां से फिर आप डेविएट हो गए, कोई और दूसरी चीज आपको सुनाई दे गई या दिखाई दे गई वहां पर आपकी, ठीक है। लेकिन जो कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसी जगह पे कंटिन्यूअसली फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल, आप शूटिंग करते हैं, आप तीरंदाजी करते हैं, ठीक है, तो वो अटेंशन आपकी डेविएट नहीं होती, आप पूरा कंसंट्रेट होकर के उस पे, उस जो पॉइंट है आपका टारगेट, उस पे अटेम्प्ट करते हैं। तो दैट इज योर कंसंट्रेशन। अब देखिए अटेंशन और कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अटेंशन ए प्रोसेस इन विच वी फोकस अवर कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस और इवेंट। आप एक जगह उसको अटेंशन के, जहां आप पिन पॉइंट होकर के देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, ठीक है, आप कान लगा करके सुन रहे हैं, पूरा अटेंशन आपका है कि जैसे ही गन शॉट होगी और मुझे 100 मीटर स्प्रिंट स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये फोकस है आपका, अटेंशन है। क्लियर? टू अटेंड इज टू गेट रेडी टू परसीव अ सर्टेन ऑब्जेक्ट और टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट। मैं अटेंटिव हूं कि मेरे पास बॉल पास आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस अटेंशन को डेविएट करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे देखिए एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जिस पे अटेंशन डिपेंड। नेचर ऑफ स्टिमुलस, कैसा नेचर है, जैसे आप अभी मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है, हियरिंग का है, आपको इमीडिएटली सामने से कोई बड़ी गाड़ी आती हुई दिखाई दे जाए, या आपके वहां पर कोई एकदम से स्क्रीन चालू हो जाए और आपका कोई टीवी चालू हो जाए, तो आप हियरिंग से छोड़ करके विजन की तरफ चले जाएंगे, आप एकदम से आपका अटेंशन डेविएट हो जाएगा। क्लियर? देन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, अभी आप मेरे को सुन रहे हैं अपने ईयरफोन पे लगा करके, कोई बहुत तेज आवाज आ गई आपको, कोई फटाके की आवाज आई, कोई गाने की आवाज आई, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो आप उस तरफ डेविएट हो जाएंगे, आपके टेंशन वहां स्टिमुलस, ठीक है। कभी हियरिंग का स्टिमुलस है, कभी विजन का है, कभी टच का है। अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है, कोई आके आप पीछे से आपको टैप कर दे तो ये टच है, तो आपका टेंशन उस तरफ डेविएट हो जाएगी जहां से, कहां से टच आ रहा है, राइट साइड से आया, लेफ्ट साइड से टच आया है, तो चेंज ऑफ स्टिमुलस हो गया, ठीक है। देन साइज ऑफ स्टिमुलस, अब जैसे मैं, गेम खेल रहे हैं आप, ठीक है, आप एकदम से कोई भी चीज, आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई छोटी चीज आपको दिखाई दी, आप उसकी तरफ अटेंशन है आपका, इमीडिएटली कोई एक बड़ी चीज आपको दिखाई दी, तो इमीडिएटली आपका फोकस बड़ी वाली जो साइज इसका ज्यादा है उसकी तरफ अटेंशन डेविएट हो जाएगा, ठीक है। कोई आवाज में है या कोई विजन में है जिसका साइज ज्यादा होगा, आप उसकी। देन नोवेल्टी, न्यूनेस ऑफ द स्टिमुलस, कोई नई चीज एकदम से,
कोई एकदम से नई चीज आ जाए आपके सामने, तो आप एकदम से उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, पुरानी वाली को एकदम से भूल जाओगे, नई वाली की तरफ आपका एकदम से डेविएट हो जाएगा। ठीक है। आप खाना खा रहे हो, प्रॉपर खाना चल रहा है, मीनवाइल कोई दूसरी डिश आ गई आपके सामने रखी हुई, आप एकदम से उसकी तरफ देखने लग जाओगे, न्यू चीज आई। क्लियर। तो जो कुछ नया आया तो आपका अटेंशन उस तरफ डेविएट हो जाएगा। देन कंटेस्ट ऑफ द स्टिमुलस, मतलब आप जिस चीज से, जो चीज आपको अच्छी लगती है, ठीक है, या आप जिसकी तरफ आकर्षित हो, आप उस चीज को ज्यादा देखने की कोशिश करो, कंटेस्ट ऑफ द स्टिमुलस। जो चीज आपके लिए अनवांटेड है, जरूरत नहीं रखती, आप उसको नहीं देखोगे। मीनिंगफुलनेस ऑफ द स्टिमुलस। ठीक। और देन रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस, इसमें छूटा रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस, मतलब एक ही चीज आपको बार बार सुनाई दे रही है या बार बार दिखाई दे रही है, तो आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाए, उसकी जगह दूसरी कोई नई चीज आ जाएगी, आप तुरंत आपकी अटेंशन उस तरफ डेविएट हो जाएगी। ठीक है। तो जो बार बार रिपीट हो रही है, कोई एक साउंड है बार बार आपको रिपीट हो रही है, मीनवाइल आपको दूसरी कोई साउंड सुनाई दी, तो आप उधर डेविएट हो जाओगे। देन मीनिंगफुलनेस ऑफ द स्टिमुलस, अभी आप मुझे सुन रहे हो क्योंकि आपको क्लास अटेंड करना है, आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है। अभी आपको कह दिया जाए कि ये अनवांटेड है, इससे कोई आपका उसमें एग्जाम में कुछ आना नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है आपका, तो दैट विल बिकम मीनिंगफुलनेस फॉर यू। ठीक है। तो मीनिंगफुल नहीं होगा तो आप मेरी तरफ को सुनोगे क्यों? आ रही बात समझ में आपके? तो जब तक मीनिंगफुलनेस नहीं होगी कोई चीज, तो आप उस चीज तरफ अटेंशन पे ही नहीं करोगे। आप क्लास में बैठे हो और अगर आपको बोला जाए कि ये क्लास ऐसे ही चल रही है, इसका कोई आपके फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से या आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उधर अटेंशन पे ही नहीं करोगे। क्लियर। तो मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ देखिए, इसमें इंटरनल और सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। इंटरनल मतलब इंटरेस्ट ऑफ द स्टिमुलस, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस चीज में। ठीक है। आपने देखा होगा, आप शहर में चलते हुए जाते हैं, आपके इंटरेस्ट की कोई चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन आप कहीं जाते हैं, आपको स्पोर्ट्स का कुछ भी दिखाई देता है, तो आप तुरंत उस तरफ देख के अटेंशन आपकी उस तरफ हो जाती है कि भाई यहाँ पर एक क्या टी शर्ट मिल रही है, कि बैग्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। शॉप्स तो वहां पे बहुत सारी थी, लेकिन आपका इंटरेस्ट जिसमें था आपने उस तरफ देखा। ठीक है ना। तो आप गेम खेल रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे अपने मैन को डिफेंड करना है, तो आपका अटेंशन उसी तरफ रहेगा। ठीक। जो दूसरा मैन है, जिसका दूसरा गार्ड लगाया हुआ है, उसकी तरफ आपका इतना अटेंशन नहीं होगा। आपका, आपको जो मैन टू मैन मार्किंग दी हुई है, तो जो मैन आपका है, आपका उस तरफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है। आप खेल रहे हो, आपका इंटरेस्ट जो आपकी सराउंडिंग है, आपका कोच है, आपके प्लेयर्स होगा, आपका इंटरेस्ट। क्लियर। तो ये इंटरेस्ट की बात है, आपका जहां इंटरेस्ट होगा आपका अटेंशन उसी तरफ रहेगा। देन मोटिव्स एंड नीड ऑफ द स्टिमुलस, आपको उस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो आप उसकी तरफ जाए। माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा है? ठीक है। आप उस चीज पे कितना तवज्जो देते हैं या नहीं देते हैं, उस चीज के ऊपर है। आपका जहां माइंडसेट होगा, आप उतना ही वही काम करेंगे, अटेंशन आपकी वहीं पर रहेगी। अब देखिए, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा समझना है, और मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं। जो आपकी जो अटेंशन है ना, वो इस तरीके से डेविएट होती है, विड्थ वाइज, ब्रॉड और नैरो, और इंटरनल और एक्सटर्नल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देखता हूं। नैरो मतलब जो क्लोज, फोकसिंग ऑन द पर्सन यू आर डिफेंडिंग, और ब्रॉड टू अटेंड द मोर सिमिलर असेसिंग ऑफेंस एंड डिफेंस। आप एक फुटबॉल के बैक को देखिए, वो पीछे खड़ा हुआ है और उसका विजन ब्रॉड है, वो आगे सामने वाले के गोल को भी देख रहा है, वहां से जो ऑफेंसिव प्लेयर आ रहे हैं उनको भी देख रहा है, अपने जो प्लेयर मूव कर रहे हैं सबको देख रहा है। तो उसका क्या है, ब्रॉड विजन है। ठीक है। अटेंशन उसकी ब्रॉड है, वो सबको देख रहा है, एक बार सब में सबकी तरफ उसका अटेंशन है। पर जैसे जैसे वो क्लोज आएगा और बॉल उसके सामने आएगी, तो उसका मेन फोकस या मेन अटेंशन कहां पर होगा, जो बॉल मैन होगा। तो जो ब्रॉड थी, जो वाइड थी उसकी अटेंशन, वो क्या हो गई, नैरो हो गई। जो ब्रॉड थी वो हो गई अब नैरो। ठीक है ना। और वो केवल उस पॉइंट पर उस आदमी को देखेगा, उसको गार्ड करेगा जो कि बॉल लेकर के आ रहा था। तो जो उसका जो वाइड स्पेक्ट्रम था वो एकदम से नैरो हो गया। तो इसी को ये शिफ्ट होती है ब्रॉड से नैरो। अब देखिए,
दूसरा था ये एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल क्यूज, ठीक है। अब जैसे अपोनेंट आ रहा है सामने से, क्लियर, तो ये एक्सटर्नल है, आपकी अटेंशन उसकी तरफ जा रही है कि भाई वो बॉल लेकर के आ रहा है, क्लियर, और मुझे उसको किस तरीके से डिफेंड करना है। उसके अकॉर्डिंग, डिफेंस के अकॉर्डिंग जो आपने मूवमेंट शुरू किया इंटरनली, जो आपके अंदर प्रोसेस हुआ और आपने मूवमेंट शुरू किया और आपने फोकस किया कि ये बॉल अब इधर लेके जाएगा, मुझे लेफ्ट साइड मूव करना है या राइट साइड मूव करना है, या अब ये शॉट मारने वाला बास्केटबॉल में मुझे जंप करना है, तो दैट इज योर इंटरनल। ठीक है, तो पहले जब तक आप उसको फॉलो कर रहे थे तो ये एक्सटर्नल था, और जैसे ही आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया तो दैट बिकम्स योर इंटरनल अटेंशन। आपकी बॉडी के जो तो जो आपकी अटेंशन है वो इंटरनल, एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ मूव करती है और ब्रॉड से नैरो की तरफ मूव करती है। ओके, ये थोड़ा वाइड एरिया है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्लियर। तो अभी मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया इसका। अब देखिए, ये हमने अटेंशन की बात करी। अब इसी चीज में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कंसंट्रेशन। हमने सेंसेशन की बात करी, ठीक है। सेंसेशन को, अब सेंसेशन पाने के लिए हमें पहले अटेंशन होना पड़ेगा, उस चीज की तरफ देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ज्यादा फोकस करने के लिए कंसंट्रेट करें, उसके बाद फिर परसेप्शन आता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें, सेंसेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन और फिर परसेप्शन, तो अटेंशन हो गया हमारा। अब आप देखिए कंसंट्रेशन क्या है, द एबिलिटी टू गिव ऑल द अटेंशन और एफर्ट टू समथिंग। Concentration is the mental effort directed towards a specific task, stimulus or thoughts while filtering or relevant internal or external distraction। कहने का मतलब, आपने देखा होगा जब हम पढ़ाई करते हैं तो पेरेंट्स हो या टीचर हो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब है आपने एफर्ट डाल के डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के अपनी पूरी अटेंशन को एक जगह फोकस कर दिया है, क्लियर। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं बास्केटबॉल का, और आपसे कहा जाए कंसंट्रेट ऑन द गेम, कहने का मतलब आपके गेम में जो चल रहा है आपके ऊपर है, आप उसकी तरफ ध्यान दें। लेकिन आप अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी अटेंशन डेविएट होगी। आप खेल रहे होंगे, ऑडियंस में से किसी ने स्लैजिंग करी या कुछ बोला, आपकी अटेंशन वहां चलेगी, क्लियर। सामने वाले प्लेयर ने आपको कुछ और बोला, आप उसकी बातों पे ध्यान देने लगे, आपकी अटेंशन डेविएट होगी। लेकिन अगर आप पिन पॉइंटेड होंगे, अपनी डेलिबरेटली फोकस करेंगे अपनी अटेंशन को, तो आप अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, सामने वाले के मूवमेंट को जज कर पाएंगे, और उसने जो गेम में नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो आपको करना है उसको बड़े आराम से उस स्किल को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपका अटेंशन अभी मेरी क्लास की तरफ है, पर बगल में बच्चा आकर के आपको बोल रहा है, तो इट मींस अटेंशन आपकी उस तरफ डेविएट हो रही है, क्लियर। इट जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। तो ये आपकी अटेंशन डेविएट हो रही है, दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ अटेंशन, या उसको अटेंशन का हटना। अब देखिए, फोकस ऑफ अटेंशन डेलिबरेटली कंसंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक सेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम। आप पर्टिकुलरली एट अ टाइम एक चीज पर आप ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं। और देखिए, ये कंसंट्रेशन का जो मेन एग्जांपल है, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, दैट इज शूटिंग विद राइफल और पिस्टल। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको वहां चाहिए होती है। आप इवन अपनी सांस को भी कंट्रोल करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। ऐसे ही तीरंदाजी में, ठीक है। इसके अलावा बाकी गेम्स में तो चाहिए, चाहे आप बास्केटबॉल में बास्केट मार रहे हो, शूटिंग कर रहे हो, फुटबॉल में कर रहे हो, हॉकी में कर रहे हो, सब जगह कंसंट्रेशन की जरूरत है। लेकिन इन दो गेम्स में बेसिकली आपको ज्यादा चाहिए। देखिए, इसमें आता है एबिलिटी टू हैव फोकस ऑफ अटेंशन, आप अपनी अटेंशन को एक जगह फोकस कर सके, ठीक है, वो एबिलिटी। एबिलिटी टू ब्रॉडन फोकस ऑफ अटेंशन, फोकस ऑफ अटेंशन को ब्रॉड करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक फुल बैक खड़ा हुआ है फुटबॉल का या हॉकी का, वो आगे जो अपना पूरा व्यू सामने रखता है कि सामने वाले का गोल कहाँ है, उसके ऑफेंसिव प्लेयर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हमारे उनके ऑफेंसिव प्लेयर जब आ रहे हैं तो हमारे डिफेंसिव की पोजीशन क्या है। आपने देखा होगा ना, पीछे से जो डिफेंसिव प्लेयर है उसको बोलता रहता है मूव टुवर्ड्स योर राइट साइड, मूव योर लेफ्ट साइड, ये उधर उसको कवर करो, ये सब जो बोलता है। तो हमने क्या, अपनी जो फोकस ऑफ अटेंशन है ब्रॉड कर रखी है, लेकिन कहां तक सीमित रखी है, केवल उस एरिना तक जहां पर कि हमारा गेम चल रहा है।
हम अपने फोकस को उससे बाहर नहीं जाने दे रहे। हमने अगर उसको बाहर जाने दिया, मतलब कि हमने अगर ऑडियंस की बातें सुनना शुरू कर दी, बाहर से स्लेजिंग सुनना शुरू कर दी, तो वो हमारी अटेंशन डेविएट हो जाएगी, हमारी कंसंट्रेशन उस गेम में नहीं बनी रहेगी। तो पहली एबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू फोकस ऑफ अटेंशन, अटेंशन को एक जगह फोकस करना। एबिलिटी टू ब्रॉडन फोकस ऑफ अटेंशन, मतलब ब्रॉड, केवल ऐसा नहीं कि एक पॉइंट, जैसे शूटिंग वगैरह में आपको एक ही जगह करना है, लेकिन जो आपके टीम गेम्स हैं उसमें आपको ब्रॉड रखना है।